अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी बात और मैं हूं सादुल हसन। आदिल शाज़ेब की गैर हाज़िरी में प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ में सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, नैब की बड़ी कार्रवाई, नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार। नैब की जानिब से एक प्रेस रिलीज में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने 7 मार्च 2018 को यह इंक्वायरी लॉन्च की थी और ख्वाजा आसिफ पर आमदन से जायद असासों का इल्ज़ाम है। नैब तर्जुमान के मुताबिक ख्वाजा आसिफ पर तकरीबन 26 करोड़ रुपए मालियत के आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है, जिस पर वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके और आज उन्हें इस्लामाबाद में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल के घर पार्टी के मुशावरती इजलास में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें नैब रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल किया गया और कल उन्हें रिमांड के लिए रावलपिंडी की अदालत में पेश किया जाएगा और मुमकिना तौर पर रिमांड मिलने के बाद उन्हें लाहौर मुंतकिल किया जा सकता है। यह एक अहम पेशरफ्त है, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम वो दावा है जो मरियम नवाज ने ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर किया। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने फॉर्चुनेटली मुझे 2 बातें बताई। उन्होंने कहा कि इनमें से किसी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि आप नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे तो आप फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि आपके केसेस 15-20 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ को यह पेशकश किसने की? मरियम नवाज ये राज अफशा क्यों नहीं कर रही? अहम सवाल है, लेकिन यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी का मामला सियासी रस्साकशी से जुड़ा है और क्या आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं? ऑपोजिशन इस गिरफ्तारी पर सियासी इंतकाम का इल्जाम लगा रही है। हुकूमत का मौकफ होगा कि यह केस नून लीग की ही हुकूमत में बना, लेकिन अहम बात यह है कि खुद ख्वाजा आसिफ माजी में यह इल्जाम लगा चुके हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान उनके खिलाफ जाती तौर पर कार्रवाई करना चाहते हैं। शहर के जो मेरे सियासी मुखालिफ हैं उनको कहा कि इस बंदे को फिक्स करो। अच्छा, obviously he's annoyed with me and I sometimes take क्या कहते हैं एक चलें मैं नहीं वर्ड यूज़ करता। उन्होंने कहा कि किस तरह हो सकता है और ये डिस्कशन क्या हो रही है? डिस्कशन हो रही है कि इसका एक्सीडेंट करवा देते हैं। ओह भाई साहब, ये इसके वैसे बहुत बड़ा क्लेम है ये। इसके ऊपर ड्रग्स डाल देते हैं। सीरियसली इसको गाड़ी से निकाल के इसको चपेड़े लगाते हैं, इसका मुंह काला कर देते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने ये डिस्कशन ये वहाँ पे डिस्कशन हो रही थी और उसका जो है वो चपेड़े मार देते हैं, उसके घर के बाद मुजाहरा करते हैं, उसकी बीवी गाड़ी में हो उसको खींच लेते हैं बाहर। इस किस्म की गुफ्तगू हुई और ये खास साहब इसके आप गवाह मौजूद हैं जो आपके पास। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आई वांटेड टू स्पीक इन द असेंबली टुडे, लेकिन मुझे स्पीकर ने नहीं इजाज़त दी। हुकूमत इन इल्जामात की तरदीद कर चुकी है, लेकिन साबिक DGFIA बशीर मेमन के इंकशाफात के मुताबिक हुकूमत ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम करना चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। ख्वाजा आसिफ का जो केस था वो बड़ा अजीब सा केस था कि वहाँ पे जी ख्वाजा आसिफ साहब एक कंपनी थी दुबई की जिसमें वो नौकरी करते रहे एंड ही वाज डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उन्होंने ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन उसके लिए एविडेंस हमें चाहिए होता है। नहीं, एविडेंस था क्या? अवेलेबल एविडेंस क्या था? कुछ भी नहीं। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर मजीद बात करेंगे। नून लीगी सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त जो ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी की हुई है, अब चूंकि आपकी रिहाइशगाह पर यह गिरफ्तारी हुई है तो डेफिनेटली यू आर द मोस्ट कंसर्न एंड रेलिवेंट पर्सन जो हमें ज़्यादा तफसीलात बता सकते हैं। सर, क्या कोई मुज़ाहमत नून लीग की जानिब से नहीं हुई थी? कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत नहीं की गई नैब टीम से? सर देखिए, जैसा कि आज मरियम नवाज साहबा ने बताया है कि उन्हें चंद रोज़ कबल ख्वाजा आसिफ साहब ने बतलाया था कि उन्हें ये पैगाम भेजा गया था कि वो नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़ दें या नवाज शरीफ साहब के बयानिए से ख़ुद को अलहदा कर लें। तो उन्होंने 2 टोक जवाब दिया था कि मेरी सारी उम्र की रफ़ाकत है, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं और मैं नवाज शरीफ और अपनी जमात से गद्दारी नहीं कर सकता। तो उन्हें इसके बाद कहा गया था कि अगर आप ऐसा
नहीं करेंगे तो नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे, और आज आपने उसका नतीजा देख लिया है। तो यही वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है जिसकी हम मजम्मत कर रहे हैं। नैब इस वक्त इमरान नियाजी का आलाकार बना हुआ है, ये हुकूमत के इंतकामी एजेंडे का इदारा बना हुआ है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि नैब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ इस हुकूमत के करप्शन के K2 और माउंट एवरेस्ट हैं, LNG के अंदर 122 अरब रुपए का स्कैंडल सबूत के साथ सामने आ चुका है। इसी तरह आटे और चीनी के अंदर 400 अरब रुपए का स्कैंडल आ चुका है, लेकिन कोई उसकी तरफ नजर उठा के नहीं देखता, और सारी जो पकड़ है नैब की, जो सारी गिरफ्त है नैब की, वो अपोजिशन की तरफ है। एहसन साहब, आपने भी जिक्र किया है मरियम नवाज साहिबा ने जो इंकशाफ किए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी मुलाहिजा की, काफ़ी संगीन इंकशाफात हैं। अब चूंकि आप अपनी तहरीक लेकर आवाम के दरमियान मौजूद हैं, तो सर जब ख्वाजा आसिफ साहब को ये पेशकश की गई तब ये बात आवाम के सामने रखी क्यों ना गई, तब ये मंजर आम पर क्यों नहीं ले गई बात? सर देखिए, उन्होंने ये बात अपनी क़यादत को बताई थी, और चूंकि ये हालिया वाक़या हो सकता है कि वो इस बात को लोगों के सामने खुद भी बयान करते, लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है, इस तरह के इक़दामात जब कोई हुकूमत करती है तो उसका साफ मतलब होता है कि गल वध गई है। अब ये हुकूमत के बस की बात नहीं रही, ये कारकर्दगी में पिट चुके हैं, ये आम आदमी की नज़र में गिर चुके हैं। अब ये इसी तरह के जो फस्ताई हथकंडे हैं उनका सहारा लेके खुद को दवाम बख्शना चाहते हैं, लेकिन तारीख ये बताती है कि जब भी कोई हुकूमत गिरफ्तारियों और झूठे मुकदमों पर उतर आती है तो फिर वो उसके आखिरी दिन होते हैं। अच्छा, एहसन साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे इसी प्रोग्राम में आदिल शाह साहब के सामने जिक्र किया था इन तहफ़्फ़ुज़ात का कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ज़ाती तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। तो जिन इंकशाफात का आज मरियम साहिबा ने जिक्र किया है, क्या दोनों के सोर्सेज दोनों जानिब से सेम है? सर देखिए, इसके तो वो वजाहत करेंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि चाहे वो बात इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने की है या किसी और सोर्स ने की है, असल बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने साबित किया है कि वो एक चट्टान की मानंद, एक फुलादी चट्टान की मानंद मुत्तहिद खड़ी है, और इसमें नीचे से लेकर एक वर्कर से लेकर ऊपर की सतह तक कोई ईंट निकल नहीं रही, और इसी की तकलीफ है। और आपने देखा कि इससे पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन को गिरफ्तार किया गया, अब पार्लियामेंट्री लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही वो शैम डेमोक्रेसी है जिसका हम जिक्र करते हैं। आपने हमारे 5 सालों में देखा कि हमारे दौर में कोई एक सियासी कैदी नहीं था, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं थी, हम तामीर पे फोकस था, हम मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे थे। एहसन साहब, व्हाट वुड बी नेक्स्ट? मरियम साहिबा ने कहा है कि नून लीग रिएक्ट करेगी, रद्द अमल क्या होगा नून लीग का? और आपका तो ज़ाहिर है चूंकि गिरफ्तारी हुई है और आपका नैरेटिव भी है कि सियासी इंतकाम है, तो जारहाना अंदाज मरियम साहिबा का भी था, तो क्या PDM से भी आप जारहाना रद्द अमल की उम्मीद करेंगे? सर देखिए, PDM का सरबराही इजलास 1 जनवरी को तलब किया हुआ है पहले ही, और पहले भी PDM की क़यादत ने कहा था कि अगर ये अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला नहीं रुकेगा तो फिर PDM इसके ऊपर अपने प्लेटफॉर्म से फैसला करेगी। तो 1 को PDM का इजलास है, उसमें यकीनन ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी ज़ेर बहस आएगी, और उसके ऊपर फिर PDM की जमातें मुशावरत से अपना लाएअमल तय करेंगी। यानी इस गिरफ्तारी पर पहले नून लीग का इनफरादी रद्द-ए-अमल नहीं होगा, PDM की जानिब से मुतफ़िका तौर पर होगा? सर जी, दोनों सतह पे हम करेंगे, मुस्लिम लीग नून भी करेगी और PDM भी करेगी। तो सर अब PDM की चूंकि बात हो रही है तो बहस को थोड़ा PDM की तरफ अगर लेकर जाएं, बिलावल भुट्टो साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र किया है कि इस्तीफों के मामले को इंडोर्स करते हैं, डेडलाइंस को इंडोर्स करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करेंगे, मरकज में और सूबों में अदम एतमाद की तहरीक भी लेकर आएंगे। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि अदम एतमाद की तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती, और माजी में चलाई भी हैं, नहीं कामयाब हुई, तो आजमाए हुए हथियारों को सर दोबारा आजमाएंगे PDM की इस तहरीक में? देखिए, अभी तक तो ये पीपल्स पार्टी की सोच है और उनका फैसला है, और हर जमात अपनी हिकमत अमली के बारे में तजावीज़ रख सकती है, ये उसका हक है। लेकिन जब PDM में कोई तजवीज़ आती है तो उस पर बहस होकर इत्तफाक राय से फैसला होता है। जहाँ तक अदम एतमाद की तहरीक का सवाल है,
हमारा तजुर्बा ये कहता है कि जब तक रियासती इदारे गैर जानिबदार ना हों, आप अदम एतमाद की तहरीक में कामयाब नहीं हो सकते। हमने सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नतीजा देखा था कि जहाँ पे 64 सेनेटर्स ने खड़े होकर उसके खिलाफ वोट दिया, एक तहरीक के हक में वोट दिया और चेयरमैन के खिलाफ वोट दिया, लेकिन जब नतीजा निकाला गया तो 64 वोट शायद 51 हो गए। और उसके बाद वो वीडियो भी तल्फ हो गई जिसमें खुद हुकूमत को उस वक्त के जो कायम मुकाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर या स्पीकर थे, चेयरमैन थे, उन्हें कहा नीचे से कि जी हमारा उम्मीदवार तो हार गया है, लेकिन आपने देखा कि सारा रिकॉर्ड भी तब्दील कर दिया गया, टेम्पर कर दिया गया। अलमिया ये है कि इस दौर में पार्लियामेंट की सतह पे वो धांधली ले आई गई है जो कभी हम पोलिंग स्टेशन की सतह पे देखा करते थे। तो एहसन साहब, तो यही जो मौक़िफ़ है, यही जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, डेफिनेटली नून लीग तो इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार शुरू से करती आई है, पीपल्स पार्टी भी रजामंद है, लेकिन इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात को पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे रखेंगे आप क्या पीपल्स पार्टी के सामने? और सर, क्या आप ये समझते हैं कि क्या ये इतने कन्विंसिंग हैं कि पीपल्स पार्टी को किसी दरमियाने रास्ते पर कन्विंस कर सकें पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर? देखिए, पीडीएम में जब क़यादत बैठती है तो वो हर तजवीज़ के प्रोज एंड कॉन्स का जायज़ा लेती है, और जब किसी भी तजवीज़ पर इत्तफ़ाक़ राय हो जाए तो उसे इख्तियार कर लिया जाता है। तो जब पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, उसमें अब तहरीक का जो अगला लाएअमल है और अब हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या नए इक़दामात उठाने हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी, और इंशाल्लाह आप उसका यकम को फिर ऐलान सुनेंगे कि हमारा अगला लाएअमल क्या होगा। अच्छा एहसन साहब, आखिर में सिर्फ आपसे क्विकली ये जानना चाहेंगे कि लास्ट वीक जब दुरानी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी तो काफ़ी हद तक वो भी पुरुमीद थे कि शायद कोई रास्ता निकल आएगा, ट्रैक टू मुज़ाकरात की वो भी बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर हुकूमती वज़रा की जानिब से काफ़ी सख्त लहजा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इख्तियार किया जा रहा था। आज ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी हो गई। क्या ये किसी भी मुमकिना रास्ता निकलते हुए की पेशकश को रोकने की कोशिशें हैं सर? देखिए, इसके बारे में तो हुकूमत के तर्जुमान ही बता सकते हैं, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो जेल है वो हुकूमत पंजाब की इंतज़ामी निगरानी में है, और मैं ख़ुद जेल के अंदर रहा हूँ और ये बात जानता हूँ कि जब तक हुकूमत इजाज़त ना दे, कैदी के साथ कोई शख्स मुलाकात नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और इस सारी पेशरफ्त पर हमें अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी मुहाज़ाराई में बिछी सियासी बिसात पर दोनों अतराफ से एक दूसरे को पिछाड़ने की चालों में हुकूमत का पलड़ा भारी लग रहा है, जिसकी वजह हुकूमत की समझदारी से ज्यादा अपोजिशन ने शामिल बड़ी सियासी जमातों के दरमियान इस तहरीक की समत और हिकमत अमली पर इख्तिलाफ के साथ साथ बाहमी एतमाद की कमी और जमातों के अंदरूनी इख्तिलाफात और ग्रुप बंदी भी शामिल है। लेकिन इतना वाज़ेह है कि इस वक्त अपोजिशन बैकफुट पर और कंफ्यूजन का शिकार है तो हुकूमत जारहाना मूड में है। वज़ीर आज़म स्पीकर को अपोजिशन की जानिब से आने वाले हर इस्तीफे को कबूल करने की हिदायत कर चुके हैं। काबीना JUI फजल रहमान के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह के खिलाफ फौज मुखालिफ तकारीर पर मुकदमा कायम करने का फैसला कर चुके हैं। दूसरी जानिब जहां मौलाना फजल रहमान की अपनी ही जमात में एक नया सियासी धड़ा JUI पाकिस्तान के नाम से सामने आ चुका है, वहीं पीपल्स पार्टी के अहम CEC इजलास में इस्तीफों के मामले पर अक्सरियत की जानिब से तहफ्फुज़ात और सेनेट इलेक्शन समेत ज़िम्नी इंतखाबात में रास्ता खाली ना छोड़ने की ख्वाहिश सामने आने पर हुकूमत PDM के इंतशार के शादियाने तो बजा रही है, लेकिन क्या ये उम्मीद क़ब्ल वक्त है? PDM इनके अंदर ही खुद इतनी टूट फूट हो गई है कि अब ये हुकूमत को क्या गिराएंगे और हुकूमत से क्या इस्तीफे लेंगे। PDM फॉर्मली जो है तो वो एक किस्सा पारीना बन गई है। हुकूमत की इस उम्मीद की एक वजह तो JUIF के नाराज अरकान का बाज़ाब्ता तौर पर एक नई जमात के साथ मैदान में उतरने का ऐलान है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह धड़ा वाकई मौलाना फजल रहमान के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा? मौलाना ने अपने ग्रुप को
या तो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फजलुर रहमान के नाम से या जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के नाम से अपना ग्रुप तश्कील दिया है, जिसमें ये तमाम साथी न रुकन थे, न रुकन हैं और न रुकन रहेंगे, बल्कि ये तमाम के तमाम उस जमात के अरकान हैं जो अकाबिर से वरासत में हमें मिली है, और वो है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। इस नए धड़े से बड़ा चैलेंज पीडीएम के सरबराह के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आ सकता है, जिनसे मौलाना की नाराजगी के चर्चे तो हो रहे हैं, लेकिन इस नाराजगी में सच कितना है इस पर इब्हाम है, और सच्चाई 2 दिन बाद सामने आ सकती है जब पीडीएम की क़यादत इस्तीफों समेत सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन पर हिकमत अमली तय करने के लिए मिलकर बैठेगी। लेकिन इस सरबराही इजलास से कबल आज की पीपल्स पार्टी के सीईसी इजलास में इस्तीफों के मामले पर शदीद तहफ्फुज़ात और खदशात सामने आए, जो सियासी भी हैं और आईनी भी। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। और हम समझते हैं कि पीडीएम अगर मिल के मुकाबला करते हैं, अगर हम मिल के उनका सेनेट इलेक्शंस में भी मुकाबला करते हैं, तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो सकते हैं। इन तमाम सवालात पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल सोलेह हयात हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अवैस तौहीद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, सबसे पहले तो आपके कमेंट्स जानना चाहेंगे, जो आज की एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, नैब की जानिब से ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार किया गया है। क्या ये 27 दिसंबर के जलसे के आफ्टर शॉक्स हैं? कैसे देख रहे हैं इस गिरफ्तारी को आप सर? देखिए, ये तो एक शाखसाना है जो पिछले 2.5 साल से हम पूरी कौम, पूरी दुनिया, पूरा मुल्क देख रहा है गिरफ्तारियों के हवाले से। और जो नैब की जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक यक तरफा अपोजिशन के हवाले से एक मुहिम शुरू कर रखी है कि जहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ़ उनको वही लोग नज़र आते हैं जिन्होंने मुबैना तौर पे कोई गलत काम किए हैं, जिनका ताल्लुक़ अपोजिशन से है। यहाँ पे मुतअद्दिद दफ़ा आपके अपने प्रोग्रामों में, दीगर मीडिया पे कितने दफ़ा प्रोग्राम चल चुके हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो और उनके इत्तेहादी जमातों में जो शामिल लोग हैं कि वो किस किस किस्म की माजी में उन्होंने बदअनवानियाँ की हैं, उन पर करप्शन, बल्कि करप्शन ही मेगा करप्शन के इल्ज़ामात लगे हुए हैं, उनके केस चल रहे हैं। आज हुकूमत में बैठे बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं उनके ख़िलाफ़ बड़ी कॉन्क्रीट एविडेंस, मैं ये नहीं कहूँगा कि इल्ज़ामात हैं, कॉन्क्रीट एविडेंस उनके मुतल्लिक पिछले 2.5 साल में 20 दफ़ा मंजर आम पे आ चुका है। ठीक है, लेकिन नैब जो है वो कहती तो नैब है कि वो एक आज़ाद इदारा है। वो कहते हैं जी हम ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हमारा सारा निज़ाम जो है वो मेरिट पे मुबनी है, हमारा सारा निज़ाम कानून के ऊपर बेस्ड है। लेकिन ये बातें करने वाली हैं, करने की हैं। अमली तौर पे जो हमने देखा है हर चीज़ इसके बरक्स है। आज ख्वाजा आसिफ को जो गिरफ़्तार किया गया है, ये भी उसी कड़ी का, उसी सिलसिले का एक चलता हुआ ये भी एक वो है जुज़ है। लेकिन फैसल साहब, नैब ने अपने एलामिया के साथ अपने पुराने एलामिया का भी जिक्र किया है। 7 मार्च 2018 जब ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ इस इंक्वायरी का आगाज़ किया गया था, सर तब तो नून लीग की अपनी हुकूमत थी, तो क्या अभी भी ये आर्गूमेंट स्टैंड करता है कि ये नैब की जानिब से विक्टिमाइजेशन हो रही है? आपके प्रोग्राम में देखिए वक्त बहुत कम है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर एक बड़ी तवील हम एक बहस हो सकती है। अगर ख्वाजा आसिफ ने या किसी और शख्स ने कोई बदअनवानी की है या उन्होंने कोई गलत काम किया है
या अगर वो उन्होंने खिलाफ बाज़ाब्ता को काम किया है, तो फिर मेरा सवाल सिर्फ ये है कि 2018 में इंक्वायरी हुई, आज 2020 है, 2 साल 2.5 साल से ऊपर अरसा गुजर चुका है। बिल्कुल सही। इंतजार किस बात का था? किस वजह से उन्होंने वैलिड क्वेश्चन है जो कि डेफिनेटली नून लीग की जानिब से और दीगर हलकों की जानिब से भी यही सवाल उठाया जा रहा है। फैसल साहब, पीडीएम के इस मौजूदा सूरत हाल पर आपके कमेंट्स जानना चाहेंगे। आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ पीपल्स पार्टी का। अब ये इस्तीफों का, ज़िमनी इंतखाबात का और सेनेट इलेक्शन का मामला, सर ये इसको ज्यादा हाइप दे दी गई है या फिर पीडीएम के इत्तेफाक को, इत्तेहाद को इससे कोई नुकसान नहीं होगा? क्या आराम से कन्विंस कर लिया जाएगा पीडीएम की दीगर जमातों को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में भी, आप अगर पिछले 30-40 साल का हमारी सियासी तारीख निकाल के देखें ना, तो MRD से लेके बाद के बहुत सारे ऐसे सियासी अलायंस हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका एक बड़ा मरकज़ी हिस्सा रह चुकी है और उसका एक सियासी किरदार रहा है। अब एक जहन में आप बात रखिएगा, ये क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज कर देते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीगर जमातों की तरह एक सियासी जमात है। हम एक अपोजिशन की पार्टी हैं, हमने वफाक में अपोजिशन की सियासत करनी है और हमने सियासत वो करनी है जो कि जिसको हम समझेंगे कि हमारे मुताबिक वो एक मरबूत है, एक जामिया सियासत है जिससे हम कौमी इश्यूज़ को बजा तौर पे उजागर कर सकते हैं और हम हुकूमत के ऊपर सही तौर पे एक सियासी प्रेशर डाल सकते हैं। ये हर सियासी जमात का जो तरीक़ाकार होता है वो होता है। हमने अपोजिशन हुकूमत के मुकर्रर करदा कवायद और ज़वाबित के मुताबिक नहीं करनी होती। हमने अपना देखना है इसमें कि हमने हुकूमत पे किस वक्त उनकी जो नाकामी है उनको किस तरह उजागर करना है, उन पर प्रेशर हमने किस तरह डालना है। तो इस तरह पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है। पीडीएम बहुत सी जमातों में मुश्तमिल एक सियासी अलायंस है, ये ध्यान में रखिएगा। ये इलेक्शन अलायंस नहीं, सियासी अलायंस है और हमने उस हवाले से अपना काम हम करते जा रहे हैं। हमने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की है, हमने अवामी मोबिलाइजेशन की है, जलसे किए हैं, रैलियाँ की हैं और एक ही नुक्ता है पीडीएम का कि हमने इस हुकूमत की जो 2.5 साल में जो कारकर्दगी है, जो इन्होंने पाकिस्तान को जो वादे किए थे और उसके मुकम्मल तौर पर बरअक्स इनकी इक़दामात हैं, हमने उनकी निशानदेही करके इनको एक्सपोज करना है। फैसल साहब, आपने भी जिक्र किया है कि ये एक सियासी मूवमेंट है पीडीएम की और डेफिनेटली सब जमातें अपने अपने सियासी सफ़र को भी लेकर आगे चल रही हैं, लेकिन इस्तीफ़ों के ख़ास तौर पर मामले पर और इंतखाबात के मामले पर तो मौलाना साहब ने भी और मरियम साहिबा ने भी नून लीग की तरफ से काफ़ी सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि ये पार्लियामेंट नाजायज़ है, इंतखाबात ठीक नहीं हुए। तो आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी जो फैसला कर रही है इंतखाबात लड़ने का, इस्तीफे अभी ना देने का, क्या आराम से कन्विंस किया जा सकेगा मौलाना साहब और नून लीग को, ये समझते हुए भी कि उनका बड़ा सख्त स्टांस है इस मामले पर? कोई इशू नहीं है, ना इस्तीफों का इशू इसमें है कोई, ना किसी और चीज़ का इशू। जिस तरह मीडिया में हम सुनते आए हैं या हम देख रहे हैं कि बाई इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने आपको अर्ज़ किया कि पीडीएम एक सियासी प्लेटफॉर्म है। पीडीएम का मकसद है कि हमने हुकूमत के ऊपर अपना प्रेशर जो है उसको मेंटेन करना है। और आज आप देखिए हुकूमत की तरफ से उनकी बौखलाहट का शिकार देखिए, उनको अपनी कारकर्दगी के बारे में तो आज 2.5 साल में देख लें, उन्होंने आज तक कभी जिक्र नहीं किया। वो सिर्फ अपोजिशन पर अटैक करते रहे, कभी एनआरओ की बातें करते हैं। 20 दफ़ा ये कह चुके हैं कि आपको एनआरओ देने का इख्तियार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में क्लियर एक डायरेक्टिव आ चुकी, ऑर्डर आ चुका है। आज हुकूमत के अपने इत्तेहादी जो हैं, जो 3-4 इत्तेहादी हैं, वो उससे अलहदगी इख्तियार करने के हवाले से ओपनली उनकी आप बातें सुन रहे हैं, वहाँ पे जो सूरत चल रही है। तो ये सारे के सारे ये जो हुकूमत ने अपनी बेबसी और अपनी जो इनकी जो नाक़िस कारकर्दगी है उससे अवाम की नज़रें हटाने के लिए ये रोज़ाना आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी सुन रहे होते हैं। और आज 2.5 साल में हुकूमत आपको कहाँ नजर आई है? माँ सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और ट्विटर पे नजर आई है। और तो फैसल साहब, आप जो जिक्र कर रहे हैं हुकूमत की बुखलाहट का और हुकूमत की घबराहट का, हालत कोई नहीं यहाँ पे। इसी चीज का जिक्र बिलावल साहब भी और पीडीएम के दीगर लीडर्स भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से करते रहे हैं और वाज़ेह तौर पर ये कहते रहे हैं कि पीडीएम ने जो इस्तीफों का ऐलान किया है, जो कि डेफिनेटली आखिरी ऑप्शन है इस तहरीक का, उसकी वजह से हुकूमत काफ़ी घबराहट का शिकार है। तो सर आप क्या देख रहे हैं, इस्तीफों के मामले को मौखर किया जाएगा या मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा पीडीएम के इजलास में?
ये सब ये पॉलिटिकल कार्ड्स हैं जो हर सियासी जमात और पीडीएम के पास और उसमें जो शामिल जो सियासी जमातें हैं उनके अपने कार्ड्स हैं। ये हम हमारी पार्टी के ऊपर और हमारी जो दीगर एलाइज हैं हमारे ऊपर ये मुनस्सर है कि हम वो कार्ड जो हैं उनको किस वक्त इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उस जब हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या उसका कितना असर होगा। तो ये देखिए इस बारे में हुकूमत जो है उनकी रोज़ाना की बौखलाहट के हवाले से उनके उल्टे सीधे बयानात सुनते हैं, उनकी कोई वक़्त नहीं है। तो फैसल साहब, हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, लेकिन मौलाना साहब अपनी ही जमात को मुत्तहिद नहीं रख पा रहे, क्योंकि शेरानी साहब ने आज वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इख्तलाफात को क्लियर कट सामने भी ले आए हैं। तो हुकूमती हल्कों से तो ये कहा जा रहा है कि पीडीएम के सरबराह अपनी जमात मुत्तहिद नहीं रख सके, पीडीएम कैसे मुत्तहिद रख सकेंगे? सर, इस पर क्या कहेंगे आप? आपको इस तरह के और भी कई शोशे जो हैं वो आने वाले दिनों में नज़र आया करेंगे कि जब जो लोग हैं वो इस किस्म के बज़ाहिर अपनी छोड़ के जमात के कुछ लोग अलहदा हो जाएंगे। ये पुराने तरीके हैं। एक बात जहन में रखिएगा, हम कभी हिस्ट्री से सीखते नहीं हैं। माजी में जब भी किसी भी आमिर ने कभी भी कोई सियासी रास्ते को रोकने की कोशिश की है तो वो क्या है, वो सियासी रास्ता जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सालेह हयात साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात, इस्तीफ़े, पीडीएम तहरीक का मुस्तकबिल, इसी सारी बहस को लेकर आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी अवैस तौहीद साहब। सर, पीडीएम की मजमूई सियासत और अब तक की डेवलपमेंट्स को देखते हुए अब जो ज़िमनी इलेक्शन लड़ने हैं नहीं लड़ने, सेनेट इलेक्शन लड़ने हैं नहीं लड़ने, क्या आप ये समझते हैं कि 2007 में भी जो इलेक्शन का बॉयकॉट करने का मामला आया था, जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने नवाज शरीफ साहब को कायल किया था इलेक्शन लड़ने पर, क्या हिस्ट्री अपने आप को दोबारा दोहराएगी अब? नहीं साहब, देखिए जाहिर बात है कि 2007 दिसंबर के अंदर जब बीबी मोहतरमा की शहादत हुई, उसके बाद ये 2008 के इलेक्शन में ये मेरे सामने की बात है, जब मैं नोडेरो के अंदर कंडोलेंस के लिए गया हुआ था भुट्टो खानदान के पास, जरदारी साहब के पास, तो नवाज शरीफ साहब वहाँ आए हुए थे और नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया था कि वो बाइकआउट करेंगे इन इलेक्शंस का। लेकिन फिर जरदारी साहब ने उन्हें इस बात पर कन्विंस किया कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले, और उसके बाद आपने देखा कि वो उन्होंने काफ़ी सीटें ली और फिर से वो कौमी सियासत में वापस हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तरह से एक स्टांस रहा है कि जी इस्तीफे जो हैं वो सियासी अमल नहीं है, जमहूरी अमल नहीं है। आपके गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर भी मैंने बताया था कि जी जितनी मेरी मालूमात है, जितनी मेरी बसीरत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को समझने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफे नहीं देगी। और वही हमें आज की जो सीसी का जो इजलास था उसके बाद जो खबरें आई हैं वो ठीक है कि सीसी के इजलास में आया, लेकिन ये हमारे लिए कोई बहुत हैरत की बात नहीं बनी, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं उन्होंने ये मुझसे कई मरतबा ये इंटरव्यूज में ये बात की कि जी 1985 के अंदर जब जनरल ज़िया का दौर था, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी इंतखाबात से जो बाइकआउट किया था, नॉन पार्टी बेसिस पे जो इलेक्शन हुए थे, वो एक सियासी गलती थी। और उसके बाद 2002 के अंदर भी जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो एग्जाइल में थी, सेल्फ एग्जाइल में थी बाहर, तो फिर उनकी जमात के नाम पर पाबंदी थी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। उन्होंने मरहूम मखदूम अमीन फ़हीम जो है उनकी सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप रजिस्टर करवाया, इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो ये मेरे ख्याल में आज जो बड़ी इत्तला सामने आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही है, लेकिन उससे जो बहुत बड़ी बात है जो मेरी इत्तलात है वो ये कि जब पीएम भुट्टो साहिबा जब लाड़काना नोडेरो के अंदर मेहमान रही हैं और पहली दफा एक गैर मामूली एक बात हुई कि शरीफ खानदान जो भुट्टो खानदान की सियासत का सख्त हरीफ समझा जाता था, सियासी दुश्मन समझा जाता था, वो जाके कड़ी खुदाबख्श पे उन्होंने एड्रेस किया मरीम नवाज साहिबा ने, और खुद मेहमान थी वो बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब की, तो वहां पर उन्हें ये बात कम्युनिकेट हुई है। उससे पहले सक्खर में जब मरीम साहिबा आई थी तो उन्होंने इस्तीफों की बात की कि क्या आप समझते हैं अपने वर्कर्स के, जी हम इस्तीफे मुंह पे मार दें।
उससे पहले मर्दान के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ थी, जब भी उन्होंने ये बात की पंच लाइन के तौर पे अपने जलसों के अंदर इस्तेमाल कर दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने घड़ी खुदा बख्श में इस्तीफों का जिक्र नहीं किया। मेरी इत्तला यही है कि उन्हें कन्विंस किया गया, और जो मेरी इत्तलात है साथ वो ये कि पीडीएम के पहले जलसे में जरदारी साहब ने खिताब में कहा था कि नवाज शरीफ साहब पीडीएम के जलसे में, और कि नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस आ जाते हैं तो हम अपने सारे इस्तीफे मौलाना फजल रहमान साहब को दे देते हैं। जरदारी साहब को ये अंदाजा था कि मौलाना फजल रहमान साहब की फजीलत के लिए ये बात कह रहे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आएंगे। तो इस वक्त जो मुश्किल में नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब अपने स्टांस की वजह से, और मौलाना फजल रहमान साहब से ने जो इस्तीफों के मामले पर एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था, उनको अब पीछे हटने में बहुत मुश्किल दरकार होगी। लेकिन ये जरूर है कि नून लीग, मैं समझ रहा हूं कि वो फिर इलेक्शन जो सेनेट इलेक्शंस हैं उसका बाइकॉट नहीं करेगी। तो मुश्किल में अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि इस इम्कान का कि गालिबन मरियम नवाज को कन्विंस कर लिया गया है। अब गो के पीडीएम का सरबराह इजलास होना है 1 जनवरी को, उसमें मजीद भी हतमी हिकमत अमली सामने आएगी। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक हो जाते हैं इस्तीफे ना देने पर भी, ज़िमनी इलेक्शन लड़ने पर भी, सेनेट इलेक्शन लड़ने पर भी, तो फिर मौलाना का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि उनकी तो अपनी जमात के अंदर भी अब वाज़ेह इख्तलाफात सामने आए हैं। आज शिरानी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नैब ने भी उनके खिलाफ केसेस खोल रखे हैं, पार्लियामेंट की रुकनीयत उनके पास है नहीं, तो उनका सियासी मुस्तकबिल पर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं मरियम साहिबा को कम्युनिकेट किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से, आला क़यादत से, उनको नोडेरो के अंदर उससे पहले बिलवास्ता तौर पे इनडायरेक्ट कम्युनिकेट किया था, और नवाज शरीफ साहब को भी जो बिलवास्ता पैगामात थे पीपल्स पार्टी की तरफ से वो यही गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दानिश में मुझे ऐसा लगता है कि नून लीग भी इंतखाबात में हिस्सा लेगी, सेनेट के इंतखाबात में, और बाइकआउट नहीं करेगी। मौलाना फजल रहमान साहब की जो पीडीएम के कायद के तौर पे जो उनकी सियासत उभर रही थी, उसको एक धचका पहुंचा, और वो धचका इस तरह पहुंचा कि गड़ी खुदाबख्श के स्टेज पे मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद नहीं थे, और वो मुकामी जो उनकी क़यादत थी उसके प्रेशर में थे, क्योंकि जो राशिद सुमरो साहब हैं जो उनके बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ इलेक्शन दिया था, और राशिद सुमरो के जो वालिद मरहूम थे जो एक टेरर अटैक के अंदर जाँ भाग हुए थे, उनकी डॉक्टर खालिद सुमरो वो बीबी जो थी उनके खिलाफ वो बाकायदगी से हर इलेक्शन के अंदर उनका मुकाबला करते थे। तो जेयूआई की जो मुकामी जो क़यादत थी उन्होंने प्रेशर डाला, और मैं समझता हूँ कि जो एक कायद के तौर पे उनकी सियासी जो शख्सियत उभर रही थी उसको एक धचका पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया वैस, हमारे साथ आप मौजूद थे और हमें तजिए से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, जहां पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची को कब्रिस्तान बना दिया गया, हुकूमत की मंजूरी से गैर कानूनी तामीरात हुई, गैंग और माफियाज काम कर रहे हैं। हुकूमत होती तो ये हाल ना होता। ये रिमार्क्स आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से सिंध हुकूमत और कराची की हालत जार पर दिए गए, जहां शहरी कायद में तजावुजात के खात्मे के केस की समाअत हुई और अदालती अहकामात पर अमल दरामद में ताखीर पर वज़ीर आला सिंध समेत सिंध काबीना, कमिश्नर कराची, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, रेलवे सबकी सरजनिश की गई। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि हमारे हुक्म पर कितना अमल हुआ। वज़ीर आला को बुलाएं और कहें रिपोर्ट लेकर आएं। 1.5 साल पहले हुक्म जारी किया था, अब तक अमल नहीं हुआ, क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मोहट्टा पैलेस के सामने जमीनों पर किसी ने जाली कागज बनाकर कब्जा कर लिया है। कमिश्नर कराची से मुखातिब होते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी दौर में वहां बच्चे खेलते थे, जाएं वो जमीन वागुजार कराएं। आपने कौन सी इमारत गिराई है? लियारी और गार्डन से प्लेग्राउंड और पार्क्स खत्म हो चुके हैं। बाग इब्ने कासिम की क्या पोजीशन है? वहां एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उसका क्या हुआ? वो प्लॉट किसका है? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि वो एमेनिटी प्लॉट है जिस पर
चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि जाएं, अपनी जमीन खाली कराकर कल रिपोर्ट दें, जाकर कब्जा खत्म कराएं, आपको इन्हीं से लड़ना है, छोटे मोटे पथारे वालों को छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने किडनी हिल की जमीन वागुजार कराने के मामले पर कमिश्नर कराची पर बरहमी का इजहार करते हुए तंबीह की कि अगर कल तक किडनी हिल जमीन क्लियर ना हुई तो जेल भेज देंगे, तजावुजात का मुकम्मल खात्मा करके रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने किडनी हिल पार्क को फौरी क्लियर कराने का हुक्म देते हुए कहा कि पार्क को असल शक्ल में बहाल किया जाए और 31 जून 2021 तक शहरियों के लिए खोला जाए। चीफ जस्टिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स भी दिए कि सबको नजर आता है आप लोगों ने कराची के साथ क्या किया है, अफसरान की तो मौज ही मौज है, इस शहर को कब्रिस्तान बना दिया है, गलियों में ऊंची ऊंची इमारतें बना दी, पूरा शहर तबाह कर दिया। फातिहा पढ़ना शुरू कर दें इस शहर पर। कोई अमेरिका, कोई लंदन और कोई कनाडा में बैठा है, आप भी कल चले जाएंगे अमेरिका। जो कुछ मर्दमशुमारी में इस शहर के साथ किया है सबने देखा। हुकूमत की मंजूरी से शहर में गैर कानूनी तामीरात हुई हैं, लोगों से पैसे लेकर सारी बिल्डिंग्स बनवा दी। ये शहर तो प्राइवेट लोगों का हो गया है, सबने अपनी मर्जी के इलाके बना लिए। आप लोगों ने गैर कानूनी तौर पर जमीनें बेची, जिस पर डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जवाब दिया कि हम तजावुजात के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप क्या करेंगे, बुलडोजर लेकर निकल जाएं, जितने गरीब लोग हैं सब रुल जाएंगे। सिंध बिल्डिंग के एक एक आदमी के साथ पूरा माफिया चलता है। डीजी एसपीसीए ने जवाब दिया कि मुझे हुकूमत की सपोर्ट है, काम करूंगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने इतनी कमजोर सपोर्ट का जिक्र किया है जिसका वजूद ही नहीं। हुकूमत होती तो ये हाल होता। कराची में गैंग्स और माफियाज काम कर रहे हैं, पूरा शहर तजावुजात से भरा है, गैर कानूनी इमारतों की भरमार है, सरकारी जमीनें हाथ से निकल गई हैं। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर तालीम सईद गनी, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख, सूबाई वज़ीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला के साथ अदालत में पेश हुए। मुशीर जेल खाना जात एजाज जाकिरानी, सूबाई वज़ीर शहला रजा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। तो चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सवाल किया कि मिस्टर सीएम, हमने मई 2019 में हुक्म दिया था, क्या हुआ उसका? जिस पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जवाब दिया कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद कर रहे हैं, माजरत चाहता हूं अगर दुरुस्त रिपोर्ट पेश नहीं कर सके। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें आपकी माजरत की जरूरत नहीं है, हमें हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट चाहिए। सारा हुक्मनामा अभी पढ़कर सुनाया गया, बताएं कुछ भी अमल नहीं हुआ। इस पर मुराद अली शाह ने जवाब दिया कि मैं माजरत के साथ इत्तेफाक नहीं करता कि कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जमीनी हकायक तो यही है, हमें कोई एक चीज बता दें, कराची की बेहतरी और असल शक्ल में बहाली के लिए क्या कदम उठाया। मुराद अली शाह ने जवाब दिया कि शहीद मिल्लत से तारिक रोड तक नई सीवरेज लाइनें और यूनिवर्सिटी रोड तामीर की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कराची के शहरी तो गांव में रहते हैं, सारा शहर गांव में तब्दील हो गया, ना सड़कें हैं, ना पानी, ना पार्क्स, ना मैदान, कुछ भी नहीं है। वज़ीर आला सिंध ने दरख्वास्त की कि कुछ मोहलत मिल जाए तो अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर देंगे। इस पर अदालत ने हुक्म पर अमल दरामद करके 1 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह से सवाल किया कि आपके हवाले से खबर लगी है कि बिल्डिंग्स बनाने की इजाजत दे दें, शहर में नई इमारतें बनाने की जगह कहां है। इस पर नासिर हुसैन शाह ने जवाब दिया कि किसी को गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं देंगे, आपके हुक्म की तामील होगी। अदालत ने कराची सर्कुलर रेलवे मुकम्मल बहाल करने का हुक्म देते हुए सेक्रेटरी रेलवे से कहा कि सिंध हुकूमत से बात करें और कराची सर्कुलर रेलवे 100% चलाए। अदालत ने रेलवे की जमीनों पर कायम कब्जे खत्म कराने और तमाम जमीनें वागुजार कराने का हुक्म देते हुए कहा कि रेलवे खुद ऑपरेशन करे और तमाम अराजी वागुजार कराए, जिसमें डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध ऑपरेशन में मदद करें और सिक्योरिटी दें। चीफ जस्टिस ने रेलवे की लीज पर दी गई अराजी भी खाली कराने का हुक्म देते हुए कहा कि पेट्रोल पंप्स कैसे बन रहे हैं, रेलवे जमीनों पर कौन बना रहा है, ये कब्जे वैसे ही तो नहीं हो गए, आपके अफसरान ही सब कुछ करते रहे, अब तो रेलवे जमीन पर मजार तक बना दिए गए हैं। हयात एजेंसी इतनी कीमती जमीन थी, रेलवे ने औने पौने दामों बेच दी। अदालत ने रेलवे जमीन पर तिजोरी हाइट्स की तामीर रोकने का हुक्म भी दिया और जून 2021 तक ग्रीन लाइन बस चलाने का हुक्म भी दे दिया। समाअत के बाद वज़ीर आला सिंध ने क्या कहा,
वो भी सुन लीजिए। इंक्रोचमेंट्स को हटाने का पावर लोकल गवर्नमेंट्स का है। कराची में केएमसी का है, डीएमसीज का है, लेकिन आप मुझसे सवाल करते हैं। टेम्पररी इंक्रोचमेंट्स कभी कभी हो जाती हैं हमारे शहर की, पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया में ये होती हैं, लेकिन वो प्रॉम्प्टली रिमूव हो जाती है। तो आपके हुक्म की तामील उधर भी की गई। ये सारी बातें सुनने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं एक रिपोर्ट जमा कराऊँ। मैंने 2 हफ्ते मांगे रिपोर्ट जमा कराने के लिए। मुतमईन थे या नहीं थे वो मैं नहीं कह सकता। मैंने उनको हद्दुल इम्कान कोशिश मुतमईन करने की। मुझे बड़ा अदब है कोर्ट्स का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। मैंने जैसे एक जगह पे उन्होंने कहा तो मैंने कहा सर आई हम्बली डिसएग्री विथ यू। तो उन्होंने कहा हम एक ही साइड पे, आप मुझसे डिसएग्री ना करें। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका कि हम एक साइड पे हैं। उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स की बात की, शारा फैसल की बिल्डिंग्स की बात नहीं की, जिसका मैंने उन्हें बताया कि ये हुकूमत सिंध की ज़मीन, फॉर एग्ज़ाम्पल हयात रीजेंसी जो आपके, मैंने कहा जी रेलवे की ज़मीन पे और आपने ऑर्डर इस पर दिया हुआ है। कहते हैं आप चीफ एग्जीक्यूटिव, आपको मालूम करना चाहिए। मैं उनके हुक्म की तामील करते हुए इसके बारे में भी रिपोर्ट उनको दे दूंगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।